हेलो गाइज, जिन इस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोग को ना हम बायो का ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, इस चैप्टर का ना ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आपको इसी तरह से ना प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दी जाएगी ताकि आपके जो आने वाले 2025 के जो बिहार बोर्ड की एग्जाम 12th का बायोलॉजी का है, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको जो 35 मार्क की क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, जो 70 मार्क पूछता है, तो 70 में आप 35 ना वैसे वैसे क्वेश्चन को आप भर के आए जो सही हो। तो आपको ना ये वीडियो जो है से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससीबी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस पे रेगुलर बने रहें, आपको ना रेगुलर इस पे वीडियो मिलते रहेगा। आज आपके सामने हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कुछ सवाल लेके आए हैं। पार्ट वाइज पार्ट में ना प्रत्येक चैप्टर से लगभग 150 से 200 सवाल करवाऊंगा, जिससे लगभग 5 से प्लस ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको जीनियस क्लासेस में बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन है। आप ना रेगुलराइज होइए और अपने भविष्य के प्रति उतारू बनिए। तो आज आपके सामने हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसको आप हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले सवाल की ओर हम चलते हैं। ऐसे आपके बता दो जानकारी के तौर पे कि ये जो आपको ऑब्जेक्टिव लाई गई है, ये आपके हिंदी मीडियम में भी है और प्लस इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। आपको हिंदी में भी सुविधा दी गई, इंग्लिश में भी सुविधा दी गई, और मैं दोनों माध्यम में ना इलेबोरेट कर दूं। मैं चाहूंगा कि इसको जितने भी टॉपिक को इलेबोरेट करूंगा, वो सारे टॉपिक मतलब रिलेटेड हो, इंग्लिश का भी वर्ड हो उसमें मिला हुआ, हिंदी का भी वर्ड हो मिला हुआ, प्लस इसके अलावा मैं मतलब जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं लाया हूँ, उस ऑब्जेक्टिव को तो मैं टिक आउट करूंगा ही, साथ ही ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे जो इससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन बनती है, वो क्रॉस क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी हम लोग को ना बनाने में कोई कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़े। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल की ओर आते हैं। पहला सवाल है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने। मशहूर वैज्ञानिक जो मेंडल थे, वो मेंडल जो थे, वो मेंडल वैज्ञानिक किस कामों के लिए जाने जाते हैं, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन वन में है मटर के पौधे के कार्य हेतु, आनुवांशिकी के नियमों हेतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। द फेमस साइंटिस्ट मेंडल इज मेनली known फॉर हिज वर्क ऑन pea plants, law of genetics, both A and B और none of these। कहने का मतलब ये है कि जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने ना जो मशहूर होने के पीछे जो राज था, वो क्या राज था। तो पहला तो मैं ये बताऊं कि ग्रेगर जॉन मेंडल बायोलॉजी का नाम जेनेटिक्स का फादर कहलाते हैं। जेनेटिक्स का फादर इसलिए कहलाते हैं कि जेनेटिक्स का रीजन देने का काम ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने ही किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ऐसे देखा जाए तो मॉन्क एक थे जो मोनेस्ट्री में रहते थे। मतलब मॉन्क मतलब एक पादरी थे और जो चर्च में रहा करते थे, और उन्होंने वहां ही चर्च पे ना ये मटर के पौधे पे ना वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया ताकि वो जेनेटिक्स के नियम को खोज कर सके। तो मैं तो बोलूं कि ये मेंडल साहब जो थे, एक तो पहला पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। पी प्लांट पे क्या किए? एक्सपेरिमेंट। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, इस वजह से भी ये बहुत फेमस है। और दूसरा, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया, लॉ ऑफ जेनेटिक्स देने का काम किया। तो मेंडल जो महोदय थे ना, वो लॉ ऑफ जेनेटिक्स देने के क्रम में ये तो मशहूर हुए ही, साथ ही इन्होंने चूंकि पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके और लॉ ऑफ जेनेटिक्स देने का कार्य किया था, इसीलिए मटर के पौधे के कार्य हेतु भी इनको मशहूर में गिना गया, और आनुवांशिकी के नियम यानी कि लॉ ऑफ जेनेटिक्स को देने के कारण भी इन्हें मशहूर में गिना गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ना दोनों होगी, यानी कि ए और बी दोनों होगी। तो ए और बी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आ गया, ये है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी, यदि पिता का रक्त समूह क्या है? ए बी, और माता का रक्त क्या है? बी, तो उनके बच्चे में रक्त वर्ग ओ, यहाँ पे ओ छूटा हुआ है, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, देख लीजिएगा। यहाँ पे रक्त वर्ग ओ होने की क्या संभावना है, इसके बारे में पूछ रहा है। सवाल ये है कि फादर की ना, जो फादर है उनकी ब्लड ग्रुप क्या बता रहा है? ए बी। ठीक है, मदर की बात करें तो मदर की ब्लड ग्रुप क्या बता रहा है? बी। ठीक है,
तो बच्चे में ना ब्लड ग्रुप ओ होने की पॉसिबिलिटी देख रहा है कि पॉसिबिलिटी क्या होगी। हम ना आपको क्लासरूम में बता रखे हैं कि क्लास में बताएं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इनकी कंट्रोल ना जीनोटाइप आईए और आईबी के द्वारा होती है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो इनकी कंट्रोल जो होती है या तो जीनोटाइप आईबी आईबी होगा और नहीं तो आईबी और आईओ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये तो फादर और मदर हो गया। जब इनकी गैमेट बनाते हैं तो फादर के गैमेट में ना या तो आईए आएंगे और नहीं तो आईबी होगी। मदर की बात करते हैं चूंकि ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस में तो गैमेट की संख्या एक ही होती है, यानी कि आईवी आईवी से ना जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, आईबी। लेकिन यही बात करेंगे हेट्रोजाइगस की, तो यहां से हो सके आईबी बने और नहीं तो मदर में क्या हो, आईओ। अब जितने भी पॉसिबिलिटी है ना सबको हमने क्रॉस करवा देता। क्रॉस करवाएंगे तो अगर आईए आईबी से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बनेगा आईए आईबी, ठीक है। यहाँ आईए आईबी से क्रॉस करेगा तो यहाँ बनेगा आईए आईबी, ठीक है। यहाँ आईए आईओ से क्रॉस करेगा तो यहाँ बनेगा आईए आईओ, ठीक है। इसके बाद आईबी अगर आईबी से करेगा तो हो जाएगा आईबी आईबी। आईबी अगर आईबी से करेगा तो आईबी आईबी और लास्ट क्रॉस अगर आईबी आईओ से करेगा तो आईबी क्या बनेगा, आईओ, ठीक है। अब मैं ब्लड ग्रुप को चेक कर लेता हूं। आईए आईबी जो है ए बी ब्लड ग्रुप देगी, आईए आईबी जो है ए बी ब्लड ग्रुप देगी, आईए आईओ ए ब्लड ग्रुप देगी क्योंकि आईए आईओ पर ना डोमिनेंस होती प्रभावी होती है। आईबी आईबी बी ब्लड ग्रुप देगी, आईबी आईबी बी ब्लड ग्रुप देगी और आईबी आईओ बी ब्लड ग्रुप देगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में ना ए बी होने की संभावना है, ए होने की संभावना है और बी होने की संभावना है। ओ ब्लड ग्रुप होने की कोई संभावना नहीं है। और आपके क्वेश्चन में ना ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना पूछ रहा है, तो ओ ब्लड ग्रुप होने की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब 0% की संभावना यह है कि ओ ब्लड ग्रुप होगी। इसका आंसर ना ए हो जाएगा। इसके आंसर कितना हो जाएगी, ए। तो ए आंसर को टिक करेंगे क्योंकि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी था और मदर का बी था तो कोई भी ऐसे बच्चे नहीं हुए जिनकी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो यहाँ पे ना ए आंसर को टिक कर देना। 0% ये संभावना होगी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं। कोई एक कपल है और इसकी ना पहले से 3 पुत्रियां। अब वो चौथे पुत्री की या चौथे संतान की सोच रहे हैं, चौथे संतान के बारे में सोच रहे हैं। तो होने वाले जो संतान, भावी संतान है, उसको पुत्र होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। आपको मैं बता दूं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर कोई फीमेल है, फीमेल, और इधर ले लेता ना मेल, तो फीमेल है तो फीमेल में ना 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई एलोसोम होता है। फीमेल में नहीं, एक्स एक्स होता है। मेल की बात करूं तो 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई एलोसोम होता है। अब इससे गैमेट बना ले। जब गैमेट बनाएंगे ना तो इससे गैमेट या तो 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगी और नहीं तो 22 ऑटोसोम प्लस एक्स ही क्रोमोसोम होगी, क्योंकि इसमें ना एलोसोम के रूप में तो एक्स एक्स ही है। इसमें ना अलग हो सकते हैं कि 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम या 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम। अब इसमें तो एक ही है कि 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, इसकी संभावना तो एक ही है। अब अगर ये मान लेते कि 22 ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम ये इससे अगर वो क्रॉस करता है तो 22 22 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इससे संपर्क में आता है तो 22 22 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाएगा। ऐसा होने से बच्चे की ये जो लिंग है यानी सेक्स है वो बच्चे के सेक्स एक ये फीमेल को डिनोट कर रहा है क्योंकि एक्स एक्स है, और ये मेल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, मेल को, क्योंकि एक्स वाई है। तो देखा जाए कि फीमेल होने के भी चांस उतना ही है जितना कि मेल होने की चांस है, यानी कि 50-50% चांस है कि वो बच्चा जो होगा या तो मेल होगा और नहीं तो फीमेल होगा। तो मैं तो कहूं कि अगर चौथे बच्चा है या 5वें बच्चा या 6ठे बच्चा हो या 8वें बच्चा हो या दूसरी बच्चा ही क्यों ना हो, फीमेल या मेल होने की पॉसिबिलिटी 50-50% ही होती है।
फीमेल या मेल होने की पॉसिबिलिटी हमेशा 50-50% होती है। तो आपको ना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, बॉल 50%। यहाँ पे बॉल में ना 50% ऑप्शन में दे रखी है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्रॉसिंग ओवर में इनमें से किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर के जब कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर, तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेल डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट में जब प्रोफेज अवस्था आती है, प्रोफेज, तो प्रोफेज अवस्था आने के ड्यूरेशन में प्रोफेज के 5 अवस्था आती है, और 5 अवस्था में एक अवस्था है जो थर्ड पे आता है, पेकाइटिन। पेकाइटिन, और पेकाइटिन जब अवस्था आती है तो क्रोमोसोम का ना क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि जब ये मान लीजिए कि कोई एक क्रोमोसोम, इस तरह से ये क्रोमोसोम है, जब कोई क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के जीन पर ना, जीन जो होता है ना एक्सचेंज कर जाए, यानी कि दूसरे क्रोमोसोम पर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप करने के कारण जीन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, तो एक्सचेंज होना ही ना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और ये क्रॉसिंग ओवर आप जानकारी के तौर पे रख ले कि मियोसिस के प्रोफेज के पेकाइटिन फेज में, पेकाइटिन अवस्था में ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पेकाइटिन अवस्था। पेकाइटिन अवस्था में ना क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करने के कारण जीन की क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, जीन एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विशुद्ध लाल पुष्प, एक कोई ना प्योर रेड फ्लावर है, प्योर रेड फ्लावर, और एक आपका ना प्योर सफेद फ्लावर है, प्योर वाइट फ्लावर। क्वेश्चन में कह रही कि कोई एक विशुद्ध लाल पुष्प है, विशुद्ध पुष्प सफेद पुष्प है, संकरण कराने पर पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प मिलते हैं। मतलब एक प्योर रेड फ्लावर को प्योर वाइट फ्लावर से क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाने के बाद जो F1 जनरेशन आती है उसमें सारे के सारे फ्लावर कैसा मिले, पिंक फ्लावर मिले, पिंक फ्लावर। ये कौन जनरेशन, F1 जनरेशन। तो कह रहा है कि यह एक प्रकार है, किसका प्रकार है। जब आप लोग को ना मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताए थे, तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 नियम दिया गया था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंसी और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में कहते हैं एक को प्रभाविता के नियम और दूसरा को पृथक्करण के नियम। तो जो प्रभाविता का नियम था उसमें मेंडल महोदय ने स्पष्ट बोला था कि यदि ना पेरेंटल पीढ़ी के 2 विपरीत गुण वाले लक्षण को आपस में जब क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में पेरेंटल पीढ़ी के एक गुण आता है और दूसरा गुण छिप जाता है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंसी कह रहे थे। बट यहीं पे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंसी के ना 2 अपवाद एक्सेप्शन पढ़े थे, एक को ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे थे, हिंदी में इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक को ना कोडोमिनेंस कह रहे थे, इसी को हिंदी में ना सह प्रभाविता कहते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था और कोडोमिनेंस क्या था, मैं इसके लिए बता दूं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं किसको, जब मेंडल ने पेरेंटल पीढ़ी के जब क्रॉस करवाया 2 पौधे को, तो क्रॉस करवाने के बाद यदि कोई भी कैरेक्टर F1 पीढ़ी में नहीं आता है, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूरी तरह से कैरेक्टर गायब हो गया। और जब दोनों के दोनों कैरेक्टर F1 पीढ़ी में आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। यहां पर क्वेश्चन में जो कह रही है कि रेड फ्लावर को ना व्हाइट फ्लावर से यदि क्रॉस करवाया गया, तो इस ड्यूरेशन में हुआ यूं कि पिंक फ्लावर मिले, जिसमें नहीं तो रेड का गुण था और नहीं तो व्हाइट का गुण था, यानी कि दोनों के दोनों गुण F1 पीढ़ी में छिप गए, नहीं आ पाए। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता का। तो हम लोग ना टिक आउट करेंगे किसको, अपूर्ण प्रभाविता। ये अपूर्ण प्रभाविता का क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वैश्विक समान रक्तदाता समूह है, यूनिवर्सल डोनर। तो आप लोग को ना बताया गया था कि ये जो है ओ को ना यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और एक होता है ना यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एबी को कहते हैं।
यानी कि ए बी को ना सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कौन है? ए बी। और ओ को ना सर्वदाता कहते हैं, यानी कि ओ जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं, ए बी वाले सबसे ब्लड ले सकते हैं। इसलिए ओ को ना सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता। यहाँ पे सर्वमान्य रक्तदाता के बारे में पूछा भी है, तो यहाँ पे ना जो सर्वदाता जो हो जाएंगे वो कौन होंगे? ओ। हम लोग ना डी ऑप्शन को टिक करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इंग्लिश में इसी को करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक ट्रेट। सेक्स लिंक ट्रेट कौन है, यानी कि यौन संबंध गुण कौन है? रोग है 4 ऑप्शन, वर्णांतर, रतौंदे, पूर्णता, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बात कर लो, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस, नन ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कौन सा रोग है जो सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है? तो आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि जब हम ना आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ा रहा था, जेनेटिकल डिसऑर्डर यानी कि आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ा रहा था, डिसऑर्डर, तो इसको 2 भाग में बांटा था। एक को ना हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा को ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह रहे थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में ना 4-5 हमने डिजीज को पढ़ा था, जिसमें एक हीमोफीलिया था, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, और एक बताए थे आपको फिनाइल कीटोन यूरिया, और एक लास्ट था थैलेसीमिया। ये 5 रोग हम लोग ना मेंडेलियन डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। तो यही मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको हम पढ़ाए थे कि कलर ब्लाइंडनेस जो है, यानी कि जिसको हिंदी में आप वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता जो था, इसमें क्या कर हम लोग ना प्राइमरी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे रीजन ये था कि उसको आइडेंटिफाई करने वाली जो हमारी आंखों में कोन होती है, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, उसकी ना डिस्ट्रक्शन हो गई थी। और उसको डिस्ट्रक्शन होने के पीछे रीजन ये था कि हमारी एक सेक्स क्रोमोसोम जो है, वो एक्स सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो रही थी? म्यूटेशन। जब एक्स सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रही थी, तो हमारे आंखों में पाए जाने वाले जो कोन है, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं, इसमें डिस्ट्रक्शन पैदा हो रहा था और हम प्राइमरी कलर को पहचान नहीं पा रहे थे। यही रोग क्या कर रहा था? वर्णांधता। इसका मतलब ये है कि सेक्स ट्रेट को रखने वाले, सेक्स लिंक्ड को रखने वाले जो यहाँ पे रोग है, वो कौन हो जाएगी? वर्णांधता। क्योंकि रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, अब पूर्ण अंधता का तो बहुत से कारण होते हैं। तो यहाँ पे ना जो सेक्स ट्रेट के कारण जो हो रही है, वो कौन होती है? वर्णांधता। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े वाले द्वारा एलील द्वारा संचालित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी गुण का संचालन जो है एक से अधिक एलील के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपको जानकारी के तौर पर बता दो कि मेंडल महोदय उन्होंने बताया था कि जीन में ना किसी भी जीन का 2 एलील होता है। कितने एलील होते हैं? 2। किसी भी जीन का 2 एलील होता है। बट बाद में बेटसन एंड पोनेट, ये दोनों ना वैज्ञानिक ये बताएं कि किसी भी जीन, कोई ऐसे भी जीन है जिसमें 3 एलील होता है, जिसका बहुत अच्छा ना एग्जाम्पल था हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसको कंट्रोल करने के लिए 3 एलील हो रहे थे, एक आईए, एक आईबी और एक आईओ। ये 3 एलील मिलके और एबीओ ब्लड ग्रुप को क्या कर रहे थे? संचालन कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलील बने, जो ये 3 एलील बने, और यही बेटसन और पोनेट दिया था। ये जो 3 एलील की कंडीशन बन रही है, 2 से अधिक एलील की कंडीशन जो बन रही है, इसको ना इस टर्म को मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, हिंदी में बात कर लो एलिलिज्म, हिंदी में अगर बात कर लो तो इसी को बहुविकल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविकल्पता। तो ये बहुविकल्पता कहलाता है, यानी कि 2 से अधिक एलील के द्वारा किसी भी चीज को अगर संचालन करेंगे तो इसी को बहुविकल्पता कहते हैं। तो ये बहुविकल्पता का एग्जाम्पल है, यानी कि हम लोग ऑप्शन
कितना, ए नंबर को टिक आउट करेंगे कि जब किसी एक से अधिक विपरीत जोड़े वाले एलील के द्वारा संचालित होती है तो वो क्या कहलाते हैं, बहु विकल्पता कहलाते हैं। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये, संबंधता की खोज किसने की? इंग्लिश में इसी को कहते हैं हु डिस्कवर्ड लिंकेज। लिंकेज का खोज किसने किया? बात करते हैं लिंकेज का। लिंकेज, तो लिंकेज के बारे में आपको हम क्लास में बताए थे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज यानी कि ना ये दो टर्म का कंबाइन फॉर्म है, एक कपलिंग और एक क्या था, रिपल्शन। कपलिंग और रिपल्शन का जो कंबाइन फॉर्म था इसी को लिंकेज कह रहे थे। जिसमें कपलिंग के बारे में बताए थे कि जब कोई गुण सेम पेरेंट्स से आता है तो हमेशा साथ रहना चाहता है, इसको कपलिंग कहते हैं। और जब कोई गुण अलग अलग पेरेंट्स से आता है तो हमेशा चाहता है कि अलग अलग रहना चाहता है, उसको रिपल्शन कहते हैं। और ये दोनों को कंबाइन फॉर्म को क्या करते, लिंकेज। बट अगर इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो डिस्कवरी के बारे में बात किया है, तो खोज के बारे में बात करूं तो ये दोनों को खोज करने का काम बेटसन और पुनेट ने किया था। बेटसन एंड पुनेट। तो बेटसन और पुनेट ने ये दोनों को खोज किया। तो यहाँ पे ना चूंकि पुनीत का नाम आया है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, पन्ने लिखा है, बट सही तो ये है कि यहाँ पे पुनीत आया है। कौन आया है, पुनीत। तो पुनीत महोदय ने लिंकेज की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, मेंडल ने प्रस्तावित किया। मेंडल ने ना किस गुणों को प्रस्तावित किया है, किस लक्षण को प्रस्तावित किया है? ऑप्शन 1 में है अर्जित गुणों की वंशागति के नियम। अर्जित गुणों की वंशागति के नियम मेंडल महोदय ने प्रस्तावित नहीं किया, बल्कि इसको लैमार्क ने प्रस्तावित किया था अपने एक थ्योरी में, लैमार्क वेज में। ये एक थ्योरी है लैमार्क साहब का, जिसमें ये बोलते हैं कि जिस अंग का प्रयोग जितना अधिक करोगे उस अंग की डेवलपमेंट उतना ही अधिक होती है और वो अंग अर्जित हो जाते हैं। इसको कहते हैं अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत। ये लैमार्क के द्वारा दिया गया था, बट मेंडल के द्वारा ये गुण को नहीं दिया गया। मेंडल के द्वारा ना ये आनुवंशिकी के नियम को दिया गया, जेनेटिक के लॉ को दिया गया, जिसके तहत वो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, और पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान में वो आनुवंशिकी को नियम को दिए थे, जेनेटिक लॉ को दिए थे। इसमें ये बताए थे कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे चला जाता है। इसके पीछे रीजन इन्होंने फैक्टर दिया था, बाद में यही फैक्टर को क्या कहने लगे, जीन कहने लगे। तो मेंडल के द्वारा जो लॉ दी गई है वो लॉ कौन है, आनुवंशिकी का नियम, यानी कि लॉ ऑफ जेनेटिक। संलग्नता के नियम को तो अभी ही बताया कि वो पुनीत महोदय ने देने का काम किया था। और ऊर्जा को जो नियम है 10% एनर्जी लॉ, वो 10% लिंडेमान का नियम आया था, लिंडेमान महोदय ने ऊर्जा का नियम देने का काम किया था। तो यहाँ पे चूंकि मेंडल ने प्रस्तावित पूछ रहा है, तो मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकी के नियम, यानी कि लॉ ऑफ जेनेटिक को प्रस्तावित करने का काम कौन किए थे, मेंडल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। हीमोफीलिया के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि जेनेटिकल डिसऑर्डर को मैं शॉर्ट में लिख दूं, जेनेटिकल डिसऑर्डर को अगर दो भागों में बांटा गया था, तो एक था मेंडलियन डिसऑर्डर, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेंडलियन डिसऑर्डर, और एक था ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडलियन डिसऑर्डर को बहुत से ग्रुप्स में बांटा गया था। हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया अभी बताएं, कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा था सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा था थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया के अलावा एक फिनाइल कीटोन यूरिया। ये 5 डिजीज ऐसे थे जो मेंडलियन डिसऑर्डर के तहत, फिनाइल कीटोन यूरिया मेंडलियन डिसऑर्डर के तहत आते। उसी में से एक डिजीज था हीमोफीलिया। क्वेश्चन हीमोफीलिया के अंदर से कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी, ऑप्शन को देखेंगे तो या तो इनहेरिटेड डिजीज बता रहा है, रिसेसिव ट्रेट बता रहा है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज बता रहा है, ऑल ऑफ दिस। मैं हीमोफीलिया के बारे में अगर बता दूं तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसके सिम्टम्स ये होते कि अगर शरीर का कोई पार्ट्स कट जाती है तो बहुत देर तक ब्लड कोगुलेंट नहीं होती, ब्लड जमती नहीं है, और ब्लड हमेशा निकलते रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हीमोफीलिया की ये तो रहा सिम्टम्स। क्यों होता है, होने के पीछे रीजन है कि यदि हमारा एक्स क्रोमोसोम जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर म्यूटेशन हो जाए, तो ऐसा होने से
ब्लड कोगुलेंट फैक्टर में कमी आ जाती है। और ब्लड कोगुलेंट फैक्टर में जब कमी आ जाती है तो ब्लड कोगुलेंट नहीं हो पाती, और ब्लड कोगुलेंट नहीं हो पाने के कारण ये कमी आ गई, ब्लड कोगुलेंट फैक्टर में क्या आ गई, कमी। ब्लड कोगुलेंट नहीं हो पाने के कारण ब्लड अधिक मात्रा में या बहुत ज्यादा देर तक बाहर निकलते रहती। तो चलिए ये ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक ना वंशागत रोग है, और दूसरा ये भी हो गया कि एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन के कारण होता है। ये भी बात है कि ये ना रिसेसिव होता है, ये जो कैरेक्टर होती है इसके कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर होती है, अप्रभावी होते हैं, और इसलिए ऑप्शन हम लोग को कौन करना पड़ेगा, डी। यानी कि हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज जो वंशागत भी रोग है, अप्रभावी लक्षण भी है, और एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग भी है। तो हीमोफीलिया क्या, ये यहाँ पे ना आंसर हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटाइप रेशियो इन हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिकल रेशियो। फिनोटिपिकल रेशियो की बात किया है कि अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिकल रेशियो क्या होता है। मेंडल महोदय ने ना जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक दिया था ना डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिकल रेशियो और फिनोटिपिकल रेशियो के बारे में बात कर दे, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिकल रेशियो होती है 1:2:1। बात करें फिनोटिपिकल रेशियो को तो 3 कितना होती है 1। यही बात करूं मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिकल रेशियो, तो इसकी जीनोटिपिकल रेशियो होती है 1:2:1:4:4:4:1:1। और यही अगर मैं बात करूं फिनोटिपिकल रेशियो का तो होती है 9:3:3:1। ये डेटा है। ऐसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो ये होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का ना जीनोटिपिकल रेशियो ये होता है। और यहाँ पे फॉर्मुलाइज किया गया है कि जीनोटिपिकल रेशियो निकालना है तो 1:2:1 के पावर क्या होती है n, जहां n नंबर ऑफ क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए n की वैल्यू कितना रखेंगे 2। ऐसा करने से ये वाला रेशियो मिल जाती है। दूसरी बात, फिनोटिपिकल रेशियो के लिए ना फॉर्मुलाइज ये 3:1 के पावर n, जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे और डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए n की वैल्यू 2 रखेंगे। जब यहाँ पे ना n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रखने के बाद आपके ये जो रेशियो 9:3:3:1 ये अचीव हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आप देखते हैं, क्वेश्चन में द्विसंकर क्रॉस के पूछा है, तो द्विसंकर क्रॉस ये है, और इसका कौन रेशियो पूछा है, फिनोटाइप रेशियो, यानी कि ये फिनोटिपिकल रेशियो 9:3:3:1। तो हम लोग को ना आंसर हो जाएगी 9:3:3:1। यहाँ पे वो जीरो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे ना डी ऑप्शन को टिक आउट करना बहुत लाजमी होगा, बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि इसकी फिनोटिपिकल रेशियो 9:3:3:1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। युग्मन क्या है, युग्मन को ना इंग्लिश में कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलिंग। इसको पेयरिंग भी बोलते हैं, जो बोलना है बोलिए। इसको ना पेयरिंग भी बोलते हैं। विकर्षण को ना रिपल्सन बोलते हैं, रिपल्सन। तो युग्मन और रिपल्सन को, यानी कपलिंग और रिपल्सन को सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। अभी थोड़ी देर पहले जब लिंकेज का डिस्क्रिप्टिव हम दे रहे थे तो बताए थे कि लिंकेज जो होता है, लिंकेज, वो लिंकेज ना कपलिंग और रिपल्सन का ही कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि लिंकेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन। और हम बताए ये भी थे कि कपलिंग और रिपल्सन को ना देने का काम दो वैज्ञानिक किए थे, एक बेटसन और एक कौन था, पुनीट। तो ये बेटसन और पुनीट ने ही दोनों मिलके और कपलिंग और रिपल्सन को दिए थे, जो बाद में दोनों को संयुक्त फॉर्म यानी कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाया, लिंकेज कहलाया। तो हम लोग से तो अभी सवाल ये पूछ रहा है कि कपलिंग और रिपल्सन के नाम दोनों को देने का, प्रतिपादित करने का श्रेय किनको जाता है, तो बेटसन और किनको, पुनीट को जाता है। तो हम लोग ना बेटसन और पुनीट पे क्या कर देंगे, टिक आउट कर देंगे, यानी कि 13 का आंसर क्या होगी, बी, बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की क्या संभावना है। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अभी हम बताए बेटा चाहे छठा हो, 7वां हो, 8वां हो, पहला हो, दूसरा हो, बेटा और बेटी दोनों होने की ना 50-50% चांस होती है। तो यहाँ पे 50% चांस ये होती है कि वो मेल होगा, और 50% चांस होती है कि ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्क्रिप्टिव दिया था। तो यहाँ पे 50-50% चांस होती है। तो बेटा होने के, चाहे वो बेटा छठी हो, 7वीं हो, कोई भी हो,
वो बेटा होने की चांस कितनी परसेंट होती है? 50%। हम लोग ना कितना आंसर करेंगे? 50% को टिक आउट करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन नंबर हो जाएगी टिक। ठीक है, अब आते हैं ना 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक कौन है? यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सी गुणसूत्र पाई जाती है? आपको ना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को मैं पहले इंट्रो बता दूं। आपको जब जेनेटिकल डिसऑर्डर हम बता रहे हैं बार बार, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर को तो दो भाग में बांटा गया, एक होता है ना मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात करें ना, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी तीन तरह की होती है। एक का नाम है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा है डाउन सिंड्रोम। ये तीन ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर में कौन डिसऑर्डर है? क्रोमोसोमल। जो टर्नर सिंड्रोम होता है एक्चुअली में एक्स क्रोमोसोम के कमी के कारण होता है। एक्स क्रोमोसोम जब कम जाती है, एक उसकी संख्या कम हो जाती है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। ये खासकर फीमेल में होता है, लड़कियों में होता है। बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, और एक्स क्रोमोसोम जब बढ़ जाएंगे तो इसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, जो लड़का में होता है। बॉयज में होते हैं तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होने वाली एक डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जो एक्स क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण होता है। अब जनरली बात करें तो मेल की क्रोमोसोम तो होती है 22, अगर मेल में वो उसकी गैमेट की बात करें तो, या फिर ऐसे ही अगर बात कर लेते हैं पूरी, तो 2n के फॉर्म में होती है। अब 2n के फॉर्म में होती है तो एक तो हो गया 44 ऑटोसोम और प्लस एक्स वाई एलोसोम, ये हो गया नॉर्मल मेल में। नॉर्मल मेल में इतनी क्रोमोसोम होती है। लेकिन बात करते हैं कि जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने के बाद तो एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने के बाद 44 गो ऑटोसोम होगा और एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गए? बढ़ गए। ऐसे ना 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 न रहकर कितना हो जाती है? 47। इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे, ये 2a के फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये 44 को 2a के फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ पे एक्स एक्स वाई ये है, ये क्योंकि डबल एक्स और वाई होना चाहिए, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर कितना को टिक करना लाजमी होगा? बी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? मानव ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में बता दें तो हम लोग में जो ब्लड ग्रुप की टाइप होती है वो एबीओ प्रकार की ब्लड ग्रुप होती है, जिसके तहत 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मानव में पाए जाते हैं, ए बी ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मानव में पाए जाते हैं। इतने ही ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा, इतना सा आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं से निकल दूं, क्योंकि ब्लड टॉपिक तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाती है। तो ए बी सी, सी नहीं होता, बी सी सी नहीं होता, ए बी ए बी और ओ, यही ऑप्शन ना सेटिस्फेक्शन वाली होगी, क्योंकि ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप ही मानव में पाए जाते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है 16 का सी, ए बी और ए बी और ओ यही मानव के क्या है? रुधिर वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि मंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाता? मेंडल का 8वां गुण। आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ना 7 पेयर कैरेक्टर को, 7 पेयर पी प्लांट पे क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। 7 पेयर कैरेक्टर को लेके इन्होंने पी प्लांट पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। अब 7 पेयर कैरेक्टर लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में बहुत से लॉ को इन्होंने फॉलो अप किया। अब इसी में से एक लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में इसको ना स्वतंत्र अपयूहन के नियम कहते हैं। तो स्वतंत्र अपयूहन के नियम, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली में देखा जाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, जिसमें ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर कैरेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक पेयर कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होना, मतलब अलग होना, दूसरे पेयर के कैरेक्टर के अलग होने से बहुत क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो अलग होने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम बोलता है।
ये तब जब 7 पेयर कैरेक्टर पे क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर 8वां पेयर कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किया जाता तो ये नियम क्या कर जाते, फेल कर जाते, क्योंकि 8वां पेयर के कैरेक्टर जो थे वो ऐसा हो रहा था कि वो ना अलग होने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं थे बल्कि रिस्ट्रिक्टेड थे, इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ना लिंकेज जो है, लिंकेज वो इसका एक्सेप्शन आ जाता है। तो इसका एक्सेप्शन एक लिंकेज टर्म है, सहलग्नता, आप जानते ही होंगे। तो ये लिंकेज एक्सेप्शन है इस रूल का। तो 8वां पेयर पे अगर विचार करते तो सबसे पहले यही नियम क्या रहता, असफल होता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम जो है क्या हो जाती, असफल हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेंडलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है? अभी थोड़ी देर पहले ही विचार किए। नेक्स्ट ऊपर ही वाला क्वेश्चन है कि मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है, यानी कि स्वतंत्र अफ्यूवन का जो लॉ है, उसकी ना अगर एक्सेप्शन की चलिए फिर से बात करते हैं। अभी कुछ इशू आया था टेक्निकल, इस वजह से ना हम लोग को वीडियो कट हो गई थी। अब फिर से कुछ बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, तो 18 नंबर क्वेश्चन को फिर से इलाबोरेट कर देते हैं। बात यह है, निम्नलिखित में से कौन मेंडलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद। तो आप लोग को अगर बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा यही हो रही थी कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, और इसका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल अगर कोई था तो वो कंट्रोवर्शियल नियम क्या था, लिंकेज। लिंकेज जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या कर दिया था, फेल कर दिया था, एक्सेप्शन में थे। और मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सेप्शन में आने के कारण ये यही लिंकेज जो है ना, सबसे ज्यादा अगर कंट्रोवर्शियल नियम था मेंडल का तो यही था, सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नियम। अब मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहती है कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है दूसरे कैरेक्टर से अलग होने के लिए फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट होता है। बट लिंकेज कहती है कि लिंकेज में कपलिंग होती है। कपलिंग में मतलब जब कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से आता है तो एक साथ रहना चाहता है, और वो अलग अलग पीढ़ी से आता है तब अलग अलग साथ रहना चाहता है, तो इसको ना लिंकेज करते हैं। यानी कि लिंकेज जो है ना, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसकी ना आंसर हम लोग करेंगे लिंकेज। हाँ, ये सहलग्नता, सहलग्नता को इंग्लिश में ना लिंकेज ही कहते हैं, लिंकेज। तो ये ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी। डी जो है ना स्वतंत्र अफ्यूवन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। मेंडल की अवधारणा की को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया था? अब मेंडल की अवधारणा पे अगर डिस्कशन कर ले हम लोग, तो मेंडल ने एक मॉन्क थे मोनेस्ट्री में, यानी कि चर्च में, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहा, और एक्सपेरिमेंट करने के ड्यूरेशन में इन्होंने लॉ ऑफ जेनेटिक को खोज करने के लिए प्रेरित था। बात करते हैं, इनको ना जीवित रहते भर में कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये जो थे एक मैथ का टॉपिक स्टैटिक उसका प्रयोग कर रहे थे, यानी कि ये सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे थे। और उसी समय डार्विन का ना स्पीसीज पर, वो स्पीसीज का डेवलपमेंट पे ना खोज चल रही थी। तो उनके द्वारा पब्लिश जो बुक थे डार्विन के द्वारा, उसको पढ़ने में लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। और मेंडल के ये जो बुक्स थे, इनके द्वारा जेनेटिक्स के लॉ पे जो बुक्स थे, इनको पढ़ने में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। बात है 1984 की, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 1984 में जब इनकी डेथ हो जाती है, तो 16 साल बाद यानी कि 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम था सेनमार्क, कॉर्ल कॉरेंस, और एक का नाम था ह्यूगो डू विलिस, ये 3 वैज्ञानिक लोग मिलकर, और इनकी ना जो लॉ थे, उनके द्वारा जो लिखी गई बुक थी, इनको ना उजागर करने की क्या किया गया, कोशिश की गई, और इनके नियमों को उजागर करने का क्या की, कोशिश की। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉर्ल कॉरेंस ना इनकी बुक्स को बहुत अच्छे से अध्ययन किए, और इनके बुक्स को बहुत अच्छे से अध्ययन करके इनके जितने भी लॉ थे, वो लॉ को ना, नियमों को ना उजागर करने की क्या की, कोशिश की। तो यहाँ पे ना मेंडल के अवधारणा को किसने, मेंडल के नियम को रूपांतरित किया। मेंडल के जो अवधारणा था, अवधारणा का मतलब उनकी जो मानना था, वो मेंडल के नियम में, मतलब उनके नियम बनाने का काम कौन किया था, कॉरेंस महोदय। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे आंसर, ए हो जाएगा, कॉरेंस महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किसी इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में, हाँ, फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो दोनों फिनोटाइप, चलिए ठीक है। यहाँ पे ये करा कि अगर कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो उसकी ना जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो क्या क्या होगी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जीनोटिपिकल रेशियो की बात करें तो 1:2 रेशियो क्या थी, 1 थी। और अगर फिनोटिपिकल रेशियो की बात करें तो 1:2 रेशियो क्या थी, 1 थी। यही तो इसलिए तो ये एक्सेप्शन आ रहा था। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो लाभ डोमिनेंसी है, मेंडल के द्वारा जो लाभ डोमिनेंसी दिया गया, प्रभाविता का नियम दिया गया, इसका अपवाद था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि इनकी लाभ डोमिनेंसी में, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंसी की बात करते हैं तो लाभ डोमिनेंसी में ना इनकी जो जीनोटिपिकल रेशियो थी वो 1:2:1 थी, बट फिनोटिपिकल रेशियो जो थी वो 3:, कितना था, 1। ये लाभ डोमिनेंसी में था, 3:1 फिनोटिपिकल रेशियो। बट जैसे ही इसका एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसका फिनोटिपिकल रेशियो 3:1 ना आकर कितना आ गया था, 1:2:1 आ गया था। एक्सेप्शन को शो कर दे। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिकल रेशियो और फिनोटिपिकल रेशियो 1:2:1 होती है, यानी कि बराबर होती है। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ लेते तो थोड़ा सा, फिनोटाइप का अनुपात 3:1 नहीं, फिनोटाइप का 1:2:1 होता है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। जीनोटाइप का अनुपात 3:1, जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। ये दोनों ही गलत है। फिनोटाइप अनुपात करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात का, हाँ ये सही है कि फिनोटाइप का जो अनुपात होता है वो जीनोटाइप के अनुपात के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। कॉरस्पॉन्डिंग के मतलब दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिकल रेशियो जीनोटिपिकल रेशियो सेम होता है, वो होता है 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक लंबे पौधे को सेल्फिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है। कह रहा है कि जब एक लंबे पौधे को आपस में सेल्फिंग कराया गया तो सेल्फिंग करवाने के बाद एक लंबा तथा कैसा पौधा प्राप्त होता है, बौना। हम बात करते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर अगर हम बात करें तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए एक टॉल प्लांट लिया था, प्योर टॉल। कौन सा, प्योर। और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया था, ठीक है। प्योर टॉल की ना जो जीनोटाइप थी कैपिटल टी, इसकी स्मॉल टी। गैमेट का निर्माण करते तो कैपिटल टी बनेगा, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी। ये दोनों को जब क्रॉस करवाया था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हाइब्रिड टॉल नाम दिया, हाइब्रिड टॉल। हिंदी में इसको संकर लंबा पौधा बोल रहे थे। तो हाइब्रिड टॉल था ये F1 जनरेशन में। लेकिन कह रहा है कि जब F1 जनरेशन के पौधे की जो टॉल थी, ये टॉल वाले पौधे को ना क्या किया जाए, सेल्फिंग करवाया जाए। तो इसको जब सेल्फिंग करवा रहे थे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में सेल्फिंग करवाते, तो इससे पहले गैमेट बना लो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये इसको सेल्फिंग करवाएगा तो कैपिटल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा स्मॉल टी। यानी कि ये जो प्लांट है ये प्योर लॉन्ग टॉल प्लांट है, प्योर टॉल। और ये दोनों हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल। और ये ना ड्वार्फ मतलब बौना पौधा है। यानी कि F2 पीढ़ी में ना हमें टॉल प्लांट भी मिलते हैं और कौन प्लांट भी मिलते हैं, ड्वार्फ प्लांट भी मिलते हैं। तो कब, जब ना F1 जनरेशन में कैसा प्लांट था, टॉल प्लांट था। तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट था, तब जाके सेल्फिंग करवाने के बाद टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे ना संभावना ये होती है कि प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना आती है, तो प्रथम संतति में संभावना ये होती है कि ये हाइब्रिड टॉल प्लांट था, यानी कि लंबा पौधा। तो लंबा पौधा को संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकल समान होता है, फिनोटिपिकल समान होता है। तो फिनोटिपिकली अगर समान होना हो, ऐसे ये क्वेश्चन में ना ये भी कभी कभी पूछता है कि कौन सी क्रॉस जो होती है जिसमें जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली, टेस्ट क्रॉस के बाद कौन सी संतति हाँ समान होती है। जीनोटिपिकली भी समान होती है और फिनोटिपिकली भी समान होती है। दोनों तरह से समान कौन क्रॉस में होती है। तो आपको हम बता दें कि जब हम लोग ना मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे थे, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो मैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पे देखे थे कि जो फिनोटिपिकल रेशियो थी वो 1 क्या था, 1 था। यही बात करता हूँ जीनोटिपिकल रेशियो का भी, तो ये भी 1 क्या था, 1 था। यानी कि दोनों का अनुपात बराबर होना, दोनों का समान अनुपात होना, यानी कि फिनोटिपिकल रेशियो समान होना, 1:1 होना, ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में संभव था। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1 फिनोटिपिकल रेशियो हो जा रहे थे। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, तो हम बताए थे
कि अगर जो प्रथम पीढ़ी में प्लांट हुए थे, ये हो गया पेरेंटल, ये हो गया पेरेंटल, पेरेंटल पीढ़ी के प्लांट हो गए, ये प्योर टॉल हो गया और ये प्योर ड्वार्फ हो गया। प्योर टॉल से कैपिटल टी बनेगा, ये प्योर ड्वार्फ से स्मॉल टी बनेगा और ये दोनों मिलके और कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हाइब्रिड टॉल कह रहे थे। ये F1 जनरेशन के पौधे, F1 जनरेशन, ये हाइब्रिड क्या है, टॉल है, ठीक है। तो हाइब्रिड टॉल में ना F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल प्लांट हुए थे, यानी कि हेट्रोजाइगस गैमेट प्राप्त हुआ था। अब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करो तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस थे कि जब ये F1 जनरेशन के पौधे को रिसेसिव प्लांट से या रिसेसिव अप्रभावी पौधे से रिसेसिव जीन से क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे क्रॉस को ना मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे थे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से जब क्रॉस कर रहे थे तो इसको मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे थे। अब यहाँ पे ना चूंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में तो दिया नहीं है, लेकिन कैपिटल डी स्मॉल डी के फॉर्म में दिया। तो इसी की तरह टेस्ट क्रॉस की जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी में जब करवाएंगे तो इसी को मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसी के अनुरूप हम लोग खोजने की प्रयास करेंगे। तो कैपिटल डी स्मॉल डी इसको पूर्ण कर रहा है, बट वो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये पूर्ण नहीं कर रहा है क्योंकि ये कैपिटल डी स्मॉल डी है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल डी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया स्मॉल डी, यानी कि ये ना ऑप्शन को ये अप्रोप्रिएशन मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सुटेबल बैठ रहा है, इसलिए ना ये ऑप्शन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का है। और ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग ना अप्रोप्रिएट आंसर किसको करेंगे, बी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को होता है कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने ना आपके क्लास में बताया था नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए, जब हेट्रोगैमेट हो, जब जीन हेट्रोगैमेट हो तो हेट्रोगैमेट का नंबर ऑफ जीन निकालने के लिए, नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था 2 के पावर n। यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट क्या है, 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू कितना है, 3। तो n की वैल्यू 3 है तो 2 के पावर n करेंगे, यानी कि 2 के पावर 3 करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 गैमेट बनेंगे और 8 गैमेट क्रॉस फिनोटिपिकल फिनोटाइप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके ये चैप्टर का इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस चैप्टर में ना टोटल 150 लगभग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आज पहले दिन है तो पहले दिन में ये क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा, यानी कि 16 गैमेट बनाना है। गैमेट कितना बनाना है, 16 गैमेट बनाना है। तो 16 गैमेट बनाने के लिए कौन कौन से चाहिए, तो पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस क्या चाहिए। तो सुनिए, हम बताएं कि नंबर ऑफ गैमेट बराबर नंबर ऑफ गैमेट कितना दिया हुआ है, 16, और इसकी फार्मूला हम बताएं कि ये 2 के पावर n होता है। तो 2 के पावर n बराबर 16 लिख सकते हैं। 2 के पावर n बराबर 2 के पावर इसको 4 लिखा जा सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गई, 4। तो n की वैल्यू जो 4 आई, ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रोजाइगस गैमेट की संख्या। अब हेट्रोजाइगस गैमेट की संख्या 4 होनी चाहिए। तो देखिए, 1 हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस, 3 हेट्रोजाइगस और 4 हेट्रोजाइगस। तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ही टिक कर देंगे, क्योंकि ये सारे में ना 5 हेट्रोजाइगस है, जिससे ना नंबर ऑफ गैमेट कभी भी 16 नहीं बन पाएंगे, जबकि 4 जब हेट्रोजाइगस रहेगा तभी नंबर ऑफ गैमेट 16 का निर्माण हो पाएगा। तो इस तरह से हमने ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का 24 ऑब्जेक्टिव को कर लिए। नेक्स्ट आने वाले ऑब्जेक्टिव को बाद में देखेंगे। तो आप लोग ना इस ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखिए और जो भी मतलब इसमें है वो सारे कंटेंट को इकट्ठा कीजिए, ताकि आपके भविष्य में आने वाले जो एग्जाम्स हैं, वो 2025 की जो बोर्ड एग्जाम है आपका, उसमें किसी प्रकार की समस्या का ना प्रॉब्लम का मतलब वो सामना ना करना पड़े, और हर प्रॉब्लम को हम लोग समाधान करने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। थैंक यू।